क्रिप्टो मार्केट में फिर से बड़ा झटका लगा है। बिटकॉइन 6 अक्टूबर को $1,26,251 के रिकॉर्ड हाई पर था, लेकिन अब $90,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आखिर ट्रम्प की पॉलिसी प्रो क्रिप्टो होने के बावजूद क्रिप्टो मार्केट में इतना उतार चढ़ाव क्यों है, और इस जो ताज़ा गिरावट आई है उसके क्या कुछ कारण हैं? सबसे बड़ी बात कि निवेशकों के लिए क्या वाकई में अभी भी ये कहा जा सकता है कि क्रिप्टो बाजार सुरक्षित है? आज हम इसी मुद्दे पर कर रहे हैं चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आइए शुरू करते हैं। क्रिप्टो में क्यों कोहराम? और चर्चा की शुरुआत करने से पहले आज के मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं सुभाष चंद्र गर्ग सर, पूर्व वित्त सचिव और आर्थिक मामलों के जाने माने जानकार। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं अजय बग्गा सर, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट। गुड इवनिंग सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अब से कुछ देर में विकास गुप्ता जी भी जुड़ेंगे, कंट्री मैनेजर हैं बायबिट इंडिया के। गर्ग सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि एक प्रोलॉन्ग रैली थी, उसके बाद एक ब्रॉडर मार्केट स्लोडाउन आया है क्रिप्टो में, बट ओवरऑल अगर आप इसका विश्लेषण कर पाएं कि हम इस बड़ी गिरावट को किस रूप में देखें सर? दीपक, एक तो ये हमारी जो साइकोलॉजी है ह्यूमंस की, कि जब मार्केट ऊपर जाता है या कोई भी एसेट ऊपर चली जाती है तब तो हम बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, और जब वो गिरने लगता है, चाहे उतना ना गिरा हो जिससे चढ़ने लगा था, तब हमें कोहराम नज़र आता है। जैसे अब बिटकॉइन की आज बात कर रहे हैं, क्रिप्टोस की बात कर रहे हैं, तो बिटकॉइन 7-8 महीने पहले साल भर पहले $40,000 पे बिक रहा था। अब वो बढ़ के फिर 1,25,000 $1,30,000 पे चला गया। अब गिर रहा है तो $90,000 के आसपास आ गया। तो हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कोहराम की सी स्थिति हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। तो पहली बात तो मुझे ये कहनी है कि हमें इन चीज़ों में, ऐसी असेट स्पेशली जो इतनी स्पेकुलेटिव असेट हैं, उनके बारे में इस तरह की धारणा नहीं बनानी चाहिए कि भाई कोहराम की सी स्थिति हो गई या बहुत भयंकर इन्वेस्टर्स को नुकसान हो रहा है, सेल हो रहा है। दूसरी, अगर आप इसको ऑब्जेक्टिवली देखें तो ये क्रिप्टो, स्पेशली बिटकॉइन जो है, वो एक ऐसी एसेट है जो एक लिमिटेड नंबर में इशू हुई है, करीब $20 मिलियन के आसपास। इससे ज़्यादा ये इशू नहीं हो सकती, एंड देयरफॉर इसकी स्केर्सिटी वैल्यू बहुत ज़्यादा है कि अगर किसी भी कारण से बाज़ार में डिमांड बहुत पैदा हो जाए उस चीज़ के लिए, तो इसके दाम बहुत चढ़ जाएंगे। तो पिछले साल भर में, स्पेशली आफ्टर ट्रम्प केम, उसमें एक ऐसा माहौल बना दुनिया में कि भाई बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने ETF क्रिएट किए, परचेज अपने पोर्टफोलियो में डालने लगे। अभी लेटेस्ट डेटा तो मेरे पास नहीं है, तकरीबन 18-20% क्रिप्टोज खरीद के जो ये म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स, कई सारी कुछ कंट्रीज़ की ट्रेजरीज ने भी ये खरीद लिए। जब इतनी डिमांड बढ़ने लगी, जैसे गोल्ड की दूसरी जगह, वो आज गोल्ड पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो इतनी डिमांड जब इसमें बढ़ने लगी तो क्रिप्टो और बिटकॉइंस के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए। तो उसके कारण से अब ये कुछ स्मार्ट लोग भी ये भी हो सकते हैं, कुछ ये इस तरह के लोग भी हो सकते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई एक लेवल अगर पहुंच गया तो आप सेल ऑफ शुरू कर दीजिए, आप बेच के प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दीजिए। तो जब वो कुछ बुक करना शुरू हो जाते हैं तो फिर उसकी चूँकि सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड घट जाती है, तो फिर आपके पास प्राइस घटने चली जाती है। तीसरा एक बड़ा फैक्टर मेरे ख्याल से जो है वो ये है कि अब ये एहसास हो चुका है कि भाई बिटकॉइन जो है वो करेंसी नहीं है। बिटकॉइन फॉरेन एक्सचेंज या पेमेंट्स के लिए काम नहीं कर सकती। उसकी जगह एक बहुत बेहतर स्टेबल कॉइन्स आने लगे हैं आजकल, और स्टेबल कॉइन्स की तरफ ये सारा पेमेंट्स का बिजनेस वगैरह जा रहा है, और उसमें काफ़ी वृद्धि भी हुई है, और उसमें कोई सेल ऑफ भी नहीं होता क्योंकि वो डॉलर से लिंक्ड।
उसकी प्राइस में कोई इतना फर्क नहीं आता है। तो इन सभी डेवलपमेंट्स को अगर आप ध्यान में रखें और इसको कंसिडरेशन में लें, तो मेरे ख्याल से नहीं, आपने अच्छा किया सर, ये जो स्टेबल कॉइन की तरफ ये जो डायरेक्शन शिफ्ट हो रही है पूरी चर्चा की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज मैं इसको चर्चा में लाऊंगा भी। थोड़ा सा बग्गा सर का इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। बग्गा सर, पहले तो ये जो अभी भारी गिरावट जिसे कहा जा रहा है, सर कह रहे हैं कि हर चीज़ को बड़ी गिरावट और फिर कोहराम और हाहाकार और इस तरह के शब्दों से जोड़ना ठीक नहीं, आपका नज़रिया सर? नहीं, देखें तो इस साल इंस्टीट्यूशनल पैसा काफी आना शुरू हो गया है क्रिप्टो करेंसीज में, स्पेशली बिटकॉइन में, ईथर में, जो टॉप कॉइन्स हैं। 110 ETF अब बन गए हैं दीपक जी, और नवंबर में ही $2.8 बिलियन इन ETF से निकले हैं। तो क्या है, जो वो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा स्टेबल इन्वेस्टर्स हैं और वो देखते हैं, रिटर्न्स देखते हैं। जो इनोवेटिव इन्वेस्टर्स थे, ओरिजिनल इन्वेस्टर्स क्रिप्टो के, वो बाय एवरी डिप वाले इन्वेस्टर्स थे कि आप लगे रहिए, ये तो बढ़ेगा ही और इसको चांद पे हमको लेके जाना है। तो अब डिफरेंस ये हुआ है, इंस्टीट्यूशंस बेचने लग गए हैं, फाइनेंशियल प्लानर्स इनको पोर्टफोलियोज में डालने लग गए हैं, ब्रॉड बेस हुआ है। और जब इस तरह से गिरता है, इतना वॉलेटिलिटी जब प्रदर्शित करता है कोई एसेट क्लास, तो हम देखते हैं कि पैसा निकलता है उस एसेट क्लास से। वही अभी हो रहा है। तो जैसे ये गिरा है, वहीं पे हमने देखा है कि ETF से पैसा निकलना शुरू हुआ है और 4 ट्रिलियन का जो मार्केट कैप हो गया था टोटल क्रिप्टोस का, वो उसमें से 1.2 ट्रिलियन निकल गया। तो काफी इरोशन हुआ है वैल्यू का। और ये जो कहते हैं कि ये सिंथेटिक गोल्ड है या डिजिटल गोल्ड की तरह है, ये आपके पोर्टफोलियो में रिस्क रिटर्न में एक अच्छा डाइवर्सिफायर है, वो प्रतीत नहीं हो रहा, क्योंकि ये मार्केट के साथ और मार्केट के बिग टेक कंपनीज के साथ ही मूव कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है इसका लिक्विडिटी के साथ भी और अमेरिकन मार्केट में बिग टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के साथ। तो ये डाइवर्सिफायर नहीं है और इंट्रिंसिक वैल्यू तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि आप इसको फंडामेंटली कुछ तोल मोल कर सकते हैं। सब कुछ टेक्निकल है, सब कुछ फ्लो बेस्ड है कि वो उसमें कितनी रुचि है लोगों की, कितने इनफ्लोज आ रहे हैं तो बढ़ेगा और आउटफ्लोज आ रहे हैं तो गिरेगा। अब ये है कि 80,000 पे बहुत सारे ऑप्शंस खरीदे जा रहे हैं, तो लोग यही सोच रहे हैं कि ये और नीचे जाएगा बिटकॉइन। दूसरा है कि ETF का ब्रेक इवन कहाँ है। तो अगर आप बिटकॉइन ETFs देखें, जो 12 महत्वपूर्ण बिटकॉइन ETF हैं, उनमें जो इन्वेस्टर्स निवेशित हैं, $89,600 पे ब्रेक इवन था, जो आज थोड़ी देर के लिए ब्रेक हुआ, उसके बाद थोड़ा वहां बाइंग आई है। बट अगर इस तरह से वो टूटता है, लोगों की बाइंग प्राइस पे आता है, तो ये हो सकता है कि और इसमें सेलिंग आ जाए। तो इंस्टीट्यूशनल चेंज आया है बिटकॉइन में। जो नॉर्मल पुराने इन्वेस्टर थे, जो प्योर स्पेक्युलेटर और प्योर रिटेल थे, उनकी जगह अब संस्थागत निवेशक आ गए हैं, इसमें ETFs आ गए हैं और वो फिर टेक्निकल लेवल्स पे बड़े रूथलेसली कट करते हैं पोजीशंस। वही हमें अभी प्रतीत हो रहा है। ये 30% जो गिरावट आई है बिटकॉइन में, वहीं से आ रही है। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट हमें टेक अवेज मिल गए हैं आगे की चर्चा के लिए। पहला, जैसा कि अभी गर्ग सर ने कहा था, उन्होंने जिक्र किया स्टेबल कॉइन का। तो ये स्टेबल कॉइन से चर्चा क्यों जा रही है, एक तो इस पर हम चर्चा करेंगे, और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु अभी बग्गा सर ने उठाया है कि इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन जो है वो बिटकॉइंस का या क्रिप्टो का इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन क्या कहता है। क्या ये एक तरह से सार्वभौमिक स्वीकार्यता की तरफ एक बड़ा कदम है, क्योंकि इसी पर तो पूरी बहस चल रही थी। तो इस पर भी हम दूसरी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ विकास गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से स्वागत है गुप्ता जी आपका। गुप्ता जी, अभी जैसा सर बता रहे थे, अभी अगर हम ओवरऑल देखें कि इंटरेस्ट रेट्स, इक्विटी सेंटिमेंट्स, और जो सर ने अभी कहा कि लार्ज होल्डर्स की सेलिंग, इसके कारण लग रहा है कि बड़ी गिरावट आई है। और ETF इम्पैक्ट भी, जैसा अभी बग्गा सर ने कहा, लास्ट मंथ ही 2.8 बिलियन का आउटफ्लो हमने देखा, डिमांड भी कम हुई है। तो क्या इसे डेथ क्रॉस कहा जाए या रिकवरी अभी
संभावित है? पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हाँ, काफी हद तक अगर आप बिटकॉइन की बात करें तो अगर आप वॉलेट्स के हिसाब से देखें तो 2% ऑफ द वॉलेट्स कंट्रोल 3% ऑफ द बिटकॉइन दैट इज है। मतलब जितने भी बिटकॉइन के ओनर्स हैं जिनके पास बिटकॉइन है 2% वॉलेट्स ही सारा मार्केट कंट्रोल करते हैं। और एसेंशियली बिटकॉइन में जो आपको मेजर मूवमेंट दिखता है ये सारा वेल्स ही कंट्रोल कर रहे हैं, जिन्हें हम बहुत बड़े इन्वेस्टर्स जो वेल्स हम कैटेगराइज करते हैं। और ये मोस्टली सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही हैं, जैसे ब्लैक रॉक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, माइक्रो स्ट्रैटेजी, ये सारे लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। और ये जिस हिसाब से बाइंग और सेलिंग करते हैं उस हिसाब से मार्केट में मूवमेंट्स मोस्टली आता है। रिटेल इन्वेस्टर्स तो मोस्टली फॉलो करते हैं जो इंस्टीट्यूशनल से मूवमेंट्स आ रहे हैं। रही बात मूवमेंट की, अगर आप चार्ट्स को एनालाइज करें तो ऐसा लग रहा है कि पिछले 1-2 दिन में जो मूवमेंट आया है इससे लग रहा है कि ये स्टार्टिंग ऑफ द बेयर फेज हो सकता है। क्योंकि काफी लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि बिटकॉइन जब 100,000 टच करेगा, 96 98,000 जहां भी वो करंटली ट्रेड कर रहा है, यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंस एक्सपेक्टेड था, बट वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है। और हाँ, तो ये चार्ट पैटर्न्स के भी हिसाब से अब अगर आप देखें तो काफी हद तक लग रहा है कि ये स्टार्टिंग ऑफ द बेयर फेज हो सकता है। लेकिन रही बात बिटकॉइन की, अगर आप देखें तो 20-30% मार्केट मूवमेंट जो बिटकॉइन में देखने को मिलता है डिक्रीज, वो काफी हद तक नॉर्मल है एज इन क्रिप्टो इन जनरल। अगर आप देखें तो ये जो 20-30% मूवमेंट्स आपको इस सिंगल डे भी दिखेंगे, काफी हद तक आप पास्ट डेटा में देखें तो काफी हद तक नॉर्मली पैटर्न होता है। तो अभी जैसा मुझे समझ में आ रहा है, जैसा मार्केट कंडीशंस को देख के लग रहा है, काफी लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है ये बेयर फेज हो सकता है, लेकिन काफी लोग ये भी बिलीव कर रहे हैं कि आने वाले वीक में यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है बिटकॉइन को। ओके, तो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग इसे भले ही डेथ क्रॉस और जिस तरह की संज्ञा दें बेयर रेस, बट पास्ट में क्योंकि रिकवरीज हुई हैं तो इसमें भी अभी कुछ गुंजाइश बची हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, ब्रेक के उस पार हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जिन लोगों का बिटकॉइंस और क्रिप्टो की दुनिया से बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है, उन लोगों के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर इस पूरे इकोसिस्टम के बारे में उत्सुकता पैदा करेंगे जानने समझने की, तो उनके लिए भी इस चर्चा में काफ़ी कुछ बचा हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गर्ग सर, जो दिलचस्प मोड़ आपने दिया चर्चा का पिछली मर्तबा, उसी को आगे बढ़ा रहा हूं सर। और अब पूरी जो ग्लोबल डिबेट शिफ्ट हो रही है स्टेबल कॉइन पर, उसके बारे में जो बेनिफिट्स के बारे में जो बार बार कहा जा रहा है, उसकी एफिशिएंसी को लेकर कहा जा रहा है। 8.5 ट्रिलियन डॉलर के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए हैं सर Q2 में 2025 में। वीज़ा से आप मान के चलिए डबल, जस्ट डबल। और लो कॉस्ट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, ये इसकी काफ़ी ज़बरदस्त एफिशिएंसीज बताई जा रही हैं। बट रिस्क भी अपनी जगह, डीपेगिंग का, टेरा लूना क्रैश हमने देखा, 45 बिलियन लॉस। डॉलर डोमिनेंस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दिया जाता है अगेंस्ट में, क्योंकि USDT जो है ग्लोबल डॉलराइजेशन को बढ़ाता है, 139.5 बिलियन डॉलर है। और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के लिए तो बड़ा चैलेंज मानते हैं सर इसको। उसके बावजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने स्टेटमेंट ये दिया था कि नेशन मस्ट इंगेज स्टेबल कॉइन्स, और RBI ने जो है इंस्टेबिलिटी के लिए वार्न किया था। तो सर थोड़ा सा हमें बताएं कि ये स्टेबल कॉइन के एडॉप्शन को लेकर अभी क्या सही सोच है, उसकी तरफ, एडॉप्शन की तरफ बढ़ना या रुकना है अभी? देखिए, दुनिया स्टेबल कॉइन की तरफ जा रही है। स्टेबल कॉइन आज के जो कैश या डिजिटल ट्रांसफर्स हैं उसके भी मुकाबले बेहतर हैं हर किस्म से। चाहे आप उनकी कॉस्ट ले लीजिए, चाहे उसकी इमीडिएटली ट्रांसफ़र, इंस्टेंटली ट्रांसफ़र होने की वक़्त ले लीजिए, और स्टेबिलिटी ले लीजिए भले अब तो, क्योंकि अब जैसे US में रेगुलेट होना शुरू हो गया है, उसके बाद अगर आप पूरा उसका रिज़र्व बना के रखते हैं तो आपकी डिफ़ॉल्ट होने की संभावनाएं भी बहुत कम हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद स्टेबल कॉइन डॉलर डिनोमिनेटेड या किसी दूसरी करेंसी डिनोमिनेटेड
is better than the main currency itself in terms of transactions. ओके और इन टर्म्स ऑफ रिस्क उसमें कोई एक्स्ट्रा रिस्क मुझे नज़र नहीं आती। तो फ्यूचर तो मुझे बिल्कुल साफ नज़र आता है कि दुनिया स्टेबल कॉइन्स को इस्तेमाल करेगी ट्रेड करने के लिए, पेमेंट्स करने के लिए, ट्रांसफर्स करने के लिए। ना ये बात सही है कि ज़्यादातर स्टेबल कॉइन्स डॉलर डिनोमिनेटेड हैं, क्योंकि अमेरिकन इकोसिस्टम ही एक ऐसा इकोसिस्टम है जो इसको पूरी तरह से स्वीकार करता है। उसके लिए इन्होंने कानून बना दी, पॉलिसी बना दी, रेगुलेशन सिस्टम बना दिए। दूसरे दुनिया के देशों में इसके बारे में शक था, उनकी खुद की करेंसी, आप इसका एक रिफ्लेक्शन भी मान सकते हैं कि जो मेन करेंसी है उसमें किसकी डोमिनेंस है। मेन करेंसी में भी डोमिनेंस डॉलर की है, यूरो, युआन वगैरह किसी दूसरी करेंसीज की उतनी डोमिनेंस नहीं है। सो जो एक आपको इनिशियल मार्केट एडवांटेज है, जो डॉलर की एक्सेप्टेंस है, वो उसी में स्टेबल कॉइन्स में भी आपको मिलती है। लेकिन बाकी दुनिया जो है वो फॉलो तो करेगी। चाइनीज़ ने करना शुरू कर दिया, उन्होंने हांगकांग में स्टेबल कॉइन्स वगैरह बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। दूसरे और लोग भी अपनी करेंसी के लिए बनाएंगे। सो जो भी इस गेम में आगे बढ़ना चाहता है वो इस दिशा में जाएगा और अपनी करेंसीज़ को लिंक करेगा स्टेबल कॉइन्स के साथ। हिंदुस्तान का जहाँ तक सवाल है, हिंदुस्तान में देखिए बड़ा पिछले 5-6 साल 7 साल से अगर आप देखें या 10 साल से अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में क्रिप्टो करेंसीज़ और उसी का ये मानते हुए कि स्टेबल कॉइन्स भी एक तरह से क्रिप्टो करेंसीज हैं। हमारा ही रेगुलेटरी सिस्टम, हमारा पॉलिसी मेकिंग सिस्टम जो है वो इसको पसंद नहीं करता। निर्मला सीतारमन ने कोई एक बयान दिया, उस बयान का कोई ख़ास मकसद नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक अभी भी पूरी तरह से इसके खिलाफ है। Absolutely. रिजर्व बैंक तैयार ही नहीं है इस पे कोई इवन एक्सपेरिमेंट करने और शुरुआत करने में। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया इसमें आगे बढ़ेगा। बढ़ना चाहिए, बाद में रियलाइज करेंगे कि हम बहुत देर कर दिए, जैसे और चीज़ों में देर करते हैं। लेकिन आने वाले समय में 5 साल में, 2 साल में, 8 साल में हम भी इस रास्ते में आएंगे, क्योंकि उसका कोई स्केप नहीं है, कोई ओके ऑल राइट सर। अब इसमें एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट भी ये भी दिया जाता है जो शायद आरबीआई का भी है कि डॉलर पेग्ड स्टेबल कॉइन जो है वो यूपीआई को ऐसा न कर दें कि फ्रेगमेंट कर सकते हैं, जो हमारा नेशनल पेमेंट है उसको एक थ्रेटन, मतलब एक आर्गुमेंट ये भी दिया जाता है। तो यूपीआई की प्रोटेक्शन पर भी एक बड़ा सवाल आ जाएगा। बट बहरहाल अब आज का हमारा दूसरा जो चर्चा से निकला बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है बग्गा सर ने जो उठाया, वो इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन है। और अभी इसका जिक्र गुप्ता साहब ने भी किया कि बैंक्स और जो बड़े बड़े फंड्स हैं जैसे ब्लैक रॉक है, वो टोकनाइज्ड फंड लॉन्च कर रहे हैं। इसमें 2025 में ही बिटकॉइन ईटीएफ इनफ्लो से मेरे ख्याल से कि $2 लाख प्लस प्राइस जो है वो पॉसिबल हो पाया या हो रहा है। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन है इसको हम कैसे समझें बग्गा सर? तो क्या अब ये दुनिया धीरे धीरे इस बात से बाहर निकल चुकी है कि क्रिप्टो मतलब कोई अता पता नहीं जिसका, तो इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन क्या इसकी स्वीकार्यता का एक मुहर है सर? हाँ, बहुत बहुत बड़ा मोहर है। और स्पेशली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे रेगुलेशंस चेंज किए हैं, इसको रेगुलेटरी फ्रेंडली बनाया है। और यही है, गर्ग साहब कहते रहे हैं, देखिए याद रखिए गर्ग साहब ने पहली रिपोर्ट लिखी थी क्रिप्टो करेंसी पे भारतीय इकोसिस्टम में, बट यही है कि भारत सरकार एड्रेस नहीं करना चाह रहे। तो टैक्स भी जो लगाया हुआ है उसको बिल्कुल स्पेकुलेटिव गैम्बलिंग की तरह टैक्स लगा के छोड़ दिया गया है। बट आरबीआई तैयार नहीं है इसको एड्रेस करने में। बट दुनिया भर में देखें, जापान से सिंगापुर, हांगकांग, यहाँ तक दुबई, यूके, यूरोप, यूएस, यहाँ पे अब बहुत रेगुलेशंस किए जा रहे हैं। और यूएस में तो ट्रम्प बहुत प्रो हैं इसके। कहीं बिटकॉइंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स के यूएस गवर्नमेंट ने सीज किए हुए हैं, ड्रग माफिया या कहीं से, वो भी उन्होंने अपने रिजर्व्स में सम्मिलित किए हैं। और वो कहते रहे हैं कि हम रिजर्व्स बनाएंगे बिटकॉइन का। तो ट्रम्प बहुत बिटकॉइन के प्रो हैं। रही बात इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की, देखिए आम नागरिक या आम इन्वेस्टर के लिए अच्छा रहता है अगर वो किसी बड़ी इंस्टीट्यूशन से खरीदे, बनिस्बत इसके कि वो वॉलेट खोल रहा है और पता नहीं कहाँ
किसके साथ ट्रेड कर रहा है वो ब्लॉकचेन में पता नहीं है, कुछ एक नंबर के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे आप इंस्टीट्यूशन सामने बैठा है। दूसरी अच्छी बात जो हुई है कि कस्टोडियन, आप सारे बैंक्स आपको कस्टडी ऑफर कर रहे हैं कि आप वॉलेट्स में मत जाइए, क्योंकि वॉलेट्स भी हैक हो जाते हैं और कई लोग ऐसे फिर कोल्ड वॉलेट्स रखते हैं ऑफलाइन वाले, उसमें स्टोर करके रखते हैं बड़े पैसे। हमने देखा है गुजरात में भी एक केस हुआ था, किडनैपिंग हुई एक बिजनेसमैन की और उधर से फिरौती बिटकॉइन में कोशिश चल रही थी उनकी, या एक दिग्गज इन्वेस्टर वो मर गए और किसी को उनका पासवर्ड नहीं पता था, 300-400 मिलियन डॉलर्स उनके वॉलेट में पड़ा बट कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो इस तरह की चीजें भी हुई हैं। तो अब बैंक्स क्योंकि कस्टडी ऑफर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप अपना, जैसे आप अपना स्टॉक और बॉन्ड्स और बाकी एसेट बैंक में रखते हैं, वैसे ही आप डीमैट के तौर पे बिटकॉइन और क्रिप्टो भी रख सकते हैं। तो ये विश्व भर में आ रहा है। अच्छा रहेगा अगर भारत भी इसको एड्रेस करे, क्योंकि इसको विश्वव्यापी नहीं कर सकते। ये हम 10 साल पहले ये हमारी सोच हो सकती थी कि ये कुछ नई चीज है, डूब जाएगी। अब ये काफी हद तक वो हो गया है, स्टैंडर्डाइज हो गया है और मेन स्ट्रीम में आ गया है। 4 ट्रिलियन का इसका मार्केट कैप आ गया था, अब फिर से 3 के करीब आ गया है, 3 से नीचे आ गया है। और तीसरी बात है, टैक्स में भी देखें तो ज्यादातर कंट्रीज आगे बढ़े हैं। तो हमने क्या किया है, इसको ऐसे बैंक से बाहर निकाल दिया, बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकाल के बहुत जबरदस्त टैक्स लगा दिया है और ऐसा लगाया कि आप ऑफसेट नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, लॉस, ये सब चीजें हमने लगा दी हैं और छोड़ दिया है उसके बाद। तो ये थोड़ा डिनाइल में है हमारे जो टैक्स अथॉरिटीज हैं या रेगुलेटर, इसको एड्रेस तो करना पड़ेगा क्योंकि दुनिया उसको कर रही है। और यूपीआई को ये इस तरह से कोई संकट नहीं है। यूपीआई हमारा बहुत ही प्रशस्त सिस्टम है और उसको उल्टा एंगेज करना चाहिए। और देखिए दीपक जी, जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने तो जरिया ढूंढ लिया। आप देखिए ये जो ऐप से पैसे जाते हैं बाहर या डिजिटल अरेस्ट में, फिर हम देखते हैं कि और वो क्रिप्टो के जरिए से बाहर चले गए पैसे। तो जो चोर हैं वो तो यूज कर रहे हैं। उल्टा इसको रेगुलेट किया जाए और इसको प्रतिबंध भी लगाए जाए, नो योर कस्टमर किया जाए, मेन स्ट्रीम किया जाए, वो बेहतर रहेगा। एब्सोल्युटली। तो यानी कि आप बहुत ज़्यादा बच नहीं पाएंगे, तो बेहतर यही होगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सरकारी निगरानी की परिधि में लेकर के आएँ। दूर बैठकर बीरबल की खिचड़ी जैसा हिसाब किताब नहीं होगा, वो खिचड़ी कभी बनेगी नहीं। तो आपको हांडी को उतार कर आग के पास लाना पड़ेगा। तो ये एक स्थिति बन रही है। बहरहाल बहुत संक्षेप में गुप्ता जी, आप थोड़ा सा जो इन्वेस्टर्स हैं सर, उनके लिए बता दीजिए फंडामेंटल्स कैसे हैं, और अगर ग्लोबल रिस्क ऑफ फेज ये है जिसकी वजह से गिरावट है, तो ये कब छटेगा? ओवरऑल अभी आगे की पिक्चर कैसी सर, संक्षेप में अगर आप बता पाएँ। देखिए, बिटकॉइन की अगर बात करें तो बिटकॉइन अभी एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे है। आने वाले कुछ दिन में ही पता चलेगा कि क्या सच में बेयर मार्केट आ चुका है या यहाँ से एक बाउंस अगर मिलता है तो एक्सपेक्टेशन तो ये है कि बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को फिर से ब्रेक करेगा। और काफी लोगों ने, काफी एनालिस्ट ने ये प्रेडिक्ट किया है कि अगले कुछ महीनों में बिटकॉइन लगभग 2 लाख के आसपास भी दिख सकता है। बट वही आने वाले कुछ दिनों में ही ये पता चलेगा कि किस। डिस्टर्बेंस काफ़ी आ रहा है सर आपका नेटवर्क में, बट सम अप कर दे सर। काफ़ी डिस्टर्बेंस आ रहा है बट आपकी आवाज़ समझ पा रहे हैं। निवेशक अगर आगे की स्ट्रैटेजी बनाना चाहें तो ज़रा क्विकली बता दीजिए सर। तो आगे की स्ट्रैटेजी ये करूँ कि अभी वॉचफुल मोड में रहना चाहिए। एटलीस्ट अगले 1-2 हफ्ते तक उन्हें देखना चाहिए कि मार्केट किस हिसाब से है। अगर बिटकॉइन 90,000 को होल्ड करता है, 95,000 को होल्ड करता है, 100K के ऊपर थोड़ा सस्टेन करता है, तब एक अच्छी एंट्री पॉइंट बन सकती है। ऑलराइट सर, ऑलराइट। थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा बट आई एम श्योर कि जिनको इसमें दिलचस्पी है, निवेश से जुड़े, उनको एक बेटर राय मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। सुभाष चंद्र गर्ग सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। अजय बग्गर सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमेशा की तरह वक्त निकालने के लिए। विकास गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। शो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।